हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिलीप कुमार। आज हम वसंत भाग तृतीय का पाठ 3 हिमालय की बेटियां का अगला अंक पढ़ने जा रहे हैं। अगला अंक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जो बातें थीं पिछले अंक की बताना चाहूँगा कि हिमालय से निकलने वाली जो छोटी बड़ी नदियां हैं, जो कि हिमालय की बेटी के रूप में यहाँ पे लेखक ने हमारे सामने उन्हें रखा है। उन नदियों की जो जो बचपन की, अपने कह सकते हैं कि जो बचपन की आदतें हैं, उनकी शरारतें हैं, है ना, उनका वर्णन लेखक जो हैं अपनी इस रचना के अंदर हमारे सामने कर रहे हैं। और उन्होंने हिमालय पर्वत को ससुर की संज्ञा दी है तथा समुद्र को दामाद की संज्ञा दी है। किस प्रकार ये नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर समाहित हो जाती हैं, ऐसा वर्णन लेखक ने अपनी इस रचना में किया है। अगले अंक में हम कालिदास जी के मेघदूत जो उनकी रचना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस रचना में यक्ष और यक्षिणी, यहाँ पे यक्ष जो है एक प्रेमी और जो यक्षिणी जो है उनकी प्रेमिका है। और जब यक्ष अपना प्रेम संदेश अपने मेघदूत से भिजवाने के लिए कहते हैं, यहाँ पे यक्षिणी जो है वो उनकी प्रेमिका है और मेघदूत यानी कि बादल से है। जब बादल यक्ष के प्रेम संदेश को लेकर यक्षिणी के पास लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जब आप जाओगे तो आपके रास्ते में वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी आपको मिलेंगी, तो आप अपने बादलों से कुछ पानी की शीतल बूंदें उन्हें प्रेम के स्वरूप प्रतिदान कर देना, जिसे वो पाकर बहुत ही खुश होंगी। बेतवा नदी को काफ़ी खुशी मिलेगी। ऐसा उन्होंने मेघदूत को कहा है अपनी इस रचना के अंदर। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। आगे लेखक कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य इन नदियों के अलग अलग रूपों को देखता है तो शायद वो भी इसी नतीजे पर पहुंच जाएगा जिस नतीजे पर आज मैं हूं। क्योंकि जब ये हिमालय से निकलती हैं तब इनका रूप कुछ अलग होता है, और जब ये घाटियों में प्रवाहित होती हैं तब इनका रूप कुछ अलग होता है, और जब ये समतल आंगनों में समतल भागों पर ये निकलती हैं तब इनकी जो गतिविधि है कुछ अलग अलग रूपों में हमारे सामने दिखाई देती है। ऐसा इसमें लेखक कह रहे हैं। आगे काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। आगे काका कालेलकर जो एक कवि हैं, इन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसमें हमारे जो ऋषि मुनि हैं या हमारे जो कवि हुए हैं, उन्होंने भी जो हमारी नदियां हैं उन्हें माँ की संज्ञा दी है, उन्हें माँ के रूप में जाना है। किंतु माँ बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम इनको माँ का रूप देने से पहले, माँ की संज्ञा देने से पहले अगर हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज होगा। यहाँ पे इनकी बात का कहना यह है कि जब ये नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो ये एक माँ के रूप में नहीं होती, वहाँ पर इनका जो रूप होता है एक बेटियों के समान होता है। जैसे
एक बेटी अपने पिता की गोद में बैठकर प्यार का अनुभव करती है और अनेक प्रकार की शरारतें भी वो किया करती है, वैसे ही ये नदियाँ भी हिमालय की गोद में बैठकर वैसा ही करती हैं जैसे एक बेटियां किया करती हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसा होगा। प्रेसी का मतलब यहाँ पे प्रेमिका से है, ठीक है। तो ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। ये जो नदियाँ हैं ये हमारे लोक कल्याण के लिए हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये प्रवाहित होती हैं। हमारी देखभाल करने के लिए हम कह सकते हैं, हमारी जो भी प्यास है उसे बुझाने के लिए, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। आगे लेखक कहते हैं कि जो बहन की संज्ञा है इन नदियों को न जाने कितने ही कवियों ने अपनी कविताओं में संज्ञा दी है। इन नदियों को एक बहन की संज्ञा दी गई है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, जो लिड यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, यानी मन जो था मेरा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, बेचैन हो गया था। तबीयत ढीली थी और मेरी जो तबीयत थी वो भी ठीक नहीं थी। सतलज के किनारे, सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील का मतलब जो सतलज नदी का जो जल है जो बह रहा था, उस नदी में जब लेखक ने अपने पैरों को डाला तो जो उसकी थकान थी, जो उसकी बेचैनी थी, उस नदी के शीतल जल ने उसे समाप्त कर दिया या अपनी तरफ खींच लिया, और जिससे उनका जो मन है वो तरोताज़ा हो गया, प्रसन्न हो गया। उनके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी और जब वो उन्हें खुशी महसूस हुई तो वो गुनगुनाने लगे, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। अब लेखक ने सतलज नदी को बहन की संज्ञा में रखते हुए या बहन की संज्ञा देते हुए कुछ गुनगुनाने लगे। उनकी पंक्तियां निम्न प्रकार हैं, जैसे जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। वो कहते हैं कि आपकी जय हो सतलज बहन, और आपकी जो लीला है वो बड़ी ही निराली है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है बहन। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जैसे ही मैंने आपके जल का स्पर्श किया मेरा मन जो है, मुदित का मतलब प्रसन्न, मेरा जो मन है वो प्रसन्न हो गया। हटा खुमारी, खुमारी का मतलब जो मेरी बीमारी थी, जो मेरा दुख था, जो मेरा कष्ट था, वो समाप्त हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, लेखक कहते हैं कि मैं तुम पर बलिहारी जाऊं, मेरा जो कुछ भी है मैं आप पर उसे न्यौछावर कर दूं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। आगे वो कहते हैं कि तुम हिमालय की पुत्री हो, तुम हिमालय की बेटी हो, और चिंतित पर चुपचाप हिमालय, जो हिमालय है वो आपको लेकर बहुत ही चिंता करते हैं लेकिन चुपचाप हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। आगे कहते हैं कि जो प्रकृति है ना, उस पे जो आपकी छाप है, जो आपकी जो छाप है वो बहुत ही निराली है, बहुत ही अनोखी है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, आपकी जय हो सतलज बहन। ऐसा कह के लेखक अपनी इन पंक्तियों को विराम देते हैं। यहाँ पे वो अपनी पंक्तियों को समाप्त कर देते हैं। हमने हमारी जो पाठ था हिमालय की बेटियाँ, हमने हिमालय से निकलने वाली अलग अलग नदियों का वर्णन अपने इस पाठ के माध्यम से किया, और किस प्रकार से नदियाँ हमारे जीवन को एक पोषित करती हैं, किस प्रकार से नदियाँ जो हैं हमारे जीवन का पालन पोषण करती हैं, हमारे लिए किस प्रकार वो प्राणों के समान हैं। इस पाठ में लेखक ने अपने द्वारा रचना की है।
तो इस प्रकार से जो हमारा ये पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।